Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. This is more evident than with the war in Afghanistan. The longest war in American history. Bin Laden is dead, and Al-Qaeda is degraded in Iraq and Afghanistan. And it's time to end the forever war. ओके, इन रिसेंट आप सब लोगों ने अफगानिस्तान के बारे में बहुत सारी न्यूज़ सुनी होगी कि यूएसए ने अपने सभी ट्रूप्स को वापस बुला लिया और यूएसए ये वॉर हार गया एंड तालिबान ने 85% ऑफ अफगानिस्तान को अपने अंडर कर लिया। एंड ऑफ कोर्स मैंने भी ये न्यूज़ सुनी, बट जब मैंने इस न्यूज़ को सुना तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि यार ऐसा अफगानिस्तान के पास क्या है जिससे उसने अमेरिका जैसे एक ताकतवर देश को 20 साल से चल रहे लंबे वॉर में हरा दिया। एंड देन मैंने गूगल और यूट्यूब पर इसके बारे में सर्च करा। मैंने 20 से 30 आर्टिकल्स पढ़े और कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी एंड उसके बाद मेरा एक जो व्यू था अफगानिस्तान को लेकर वो बिल्कुल चेंज हो गया। अमेरिका से पहले सोवियत यूनियन और द ग्रेट ब्रिटिश एम्पायर ने भी अफगानिस्तान को इन्वेड करा था एंड द रिजल्ट वाज सेम। उन सबको भी अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। जितनी भी ये वेस्टर्न कंट्रीज थी उन सब ने अफगानिस्तान को उसके इम्पोर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से इन्वेड करा एंड सरप्राइजिंगली उसी ज्योग्राफी ने अफगानिस्तान को वो सब वॉर जितवाए। बट क्वेश्चन इज सेम, हाउ? अफगानिस्तान एक छोटी सी सेंट्रल एशिया कंट्री जिसकी सिर्फ 12% लैंड उपजाऊ है, मतलब जिस पर हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं। एंड ये देश एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, मतलब इसके चारों तरफ कोई समुद्र नहीं है। हम अफगानिस्तान की ज्योग्राफी को एक पेड़ के पत्ते से कंपेयर कर सकते हैं। अफगानिस्तान को हिंदू कुश के माउंटेन्स 2 हिस्सों में बांटते हैं, जैसे कि एक पत्ते के 2 हिस्से होते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही। अगर हम अफगानिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन के बारे में बात करें तो अफगानिस्तान एक सेंटर लोकेशन है यूरेशिया, मिडल ईस्ट और साउथ एशिया जैसी ट्रेडिशनल पावर सीट्स की। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इंडिया को इन्वेड करा था तो वो अफगानिस्तान होकर ही आया था और इंडिया के जो भी यूरोप के साथ ट्रेड होते थे वो अफगानिस्तान के थ्रू ही होते थे। इस वजह से अफगानिस्तान की लोकेशन इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। 19th सेंचुरी में जब सभी वेस्टर्न पावर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड अपनी कॉलोनीज एक्सपेंड कर रही थी तो एक इंसिडेंस होता है जिसे हम आज द ग्रेट गेम के नाम से जानते हैं। ये ग्रेट गेम उस टाइम के 2 ग्रेट एम्पायर्स के बीच में हुई एक पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कन्फ्रंटेशन थी बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द रशियंस। 19th सेंचुरी में रशिया ने आज के तजाकिस्तान तक अपना कब्जा कर लिया था और अब उसकी नज़र अफगानिस्तान और ब्रिटिश कॉलोनी इंडिया पर थी। और अगर अफगानिस्तान रशिया से हार जाता तो रशियन इजीली इंडिया को इन्वेड कर देते और अपनी सबसे पावरफुल कॉलोनी को बचाने के लिए उन्होंने अफगानिस्तान को इन्वेड करा और वो था फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। इस युद्ध में ब्रिटिश को एक बहुत ही बुरी हार झेलनी पड़ी। 25,000 लोगों की ब्रिटिश आर्मी में से सिर्फ एक आदमी बचा और वो था डॉक्टर रिचर्ड्स। और उनकी एक बुक में उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि अफगानिस्तान को इन्वेड करना तो आसान है लेकिन वापस निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल। पूरी दुनिया में द ग्रेट ब्रिटिश एम्पायर की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई और इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए कुछ ही सालों बाद ब्रिटिश ने और बड़ी सेना के साथ दोबारा अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर हमला करा। एट द एंड बहुत भारी नुकसान के बाद ब्रिटिशर्स ये युद्ध जीत गए, बट ब्रिटिशर्स ये समझ गए थे कि अफगानिस्तान पर रूल करना इम्पॉसिबल है बिकॉज ऑफ इट्स एथनिसिटी एंड रिलीजियस वैल्यूज। क्योंकि अफगानिस्तान की पावर उसके बड़े शहरों में नहीं थी। अफगानिस्तान की जो मेन पावर थी वो उसके रूरल एरियाज में थी, वहाँ की एक डाइवर्स एथनिसिटी में थी। अफगानिस्तान में रिलीजन तो इस्लाम ही था लेकिन वहाँ बहुत सारे कबीले थे जैसे पश्तून, अहमक, ताजिक, उज़्बेक, हज़ारा, किर्गिज एंड और भी कई छोटे बड़े कबीले और हर कबीले का एक राजा जैसा ही लीडर होता था। तो उन्होंने अपनी पुरानी पॉलिसी डिवाइड एंड रूल का ऑप्शन चुना। उन्होंने डूरेंट लाइन बनाई। इस लाइन ने अफगानिस्तान की मेजर एथनिक ग्रुप पश्तून को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक हिस्सा अफगानिस्तान की तरफ और एक ब्रिटिश इंडिया में, जो फिलहाल आज का पाकिस्तान है।
और उसके बाद रशिया से एक समझौता करके अफगानिस्तान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना दिया, जो एक बफर जोन का काम करता था बिटवीन रशियन एम्पायर एंड द ब्रिटिश एम्पायर। 1919 में कंट्री के इंडिपेंडेंट होते ही अफगानिस्तान के राजा बने किंग ज़हीर शाह। ज़हीर शाह एक बहुत ही मॉडर्नाइज थिंकिंग वाला राजा था और उसने अफगानिस्तान में मॉडर्नाइजेशन लाने की सोची। उसने सभी कबीले के बुजुर्ग लोगों को बुलाकर उन्हें वेस्टर्न क्लोथ्स पहनाए ताकि वो अपने पुराने पहनावे को अब छोड़ दे। शाह ने पक्की बिल्डिंग्स बनवाई, रोड्स बनवाए, ट्रांसपोर्टेशन पर ध्यान दिया एंड उसने अफगानिस्तान में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस भी रखे और स्पेशली वुमेन एजुकेशन राइट्स दिए। ये समय अफगानिस्तान का एक बहुत ही अच्छा समय माना जाता है और इस टाइम पर अफगानिस्तान ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करी। बट उसके बाद 1973 में ज़हीर शाह के भाई दाऊद खान ने उसे राजा के पद से हटा दिया और खुद राजा ना बनकर देश का प्रेसिडेंट बन गया। लेकिन ये भी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान ने इसका भी तख्ता पलट कर दिया और इस रेवोल्यूशन को अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट या फिर सौर रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। पीडीपीए के नाम पर आप मत जाना, नाम में भले ही इसके डेमोक्रेटिक हो लेकिन ये थी एक कम्युनिस्ट पार्टी। और अगर आप मेरी हिस्ट्री वीडियोस को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि जब भी कोई कम्युनिस्ट गवर्नमेंट पावर में आती है तो वो सबसे पहला काम लैंड रिफॉर्म्स लाने का करती है और ऐसा ही पीडीपीए ने करा। लेकिन जो रूरल एरियाज के ट्राइबल्स थे उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आई और उन्होंने इस चीज़ का विरोध करा, क्योंकि कबायली लोग हज़ारों सालों से ऐसे ही जीते आ रहे थे। उन्हें अपनी निजी ज़िंदगी में दखल अंदाजी पसंद नहीं थी और जब ये विरोध बड़े स्केल पर होने लग गए तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने जो भी विरोध करता उसे गोली मार देने का ऑर्डर दे दिया। लेकिन उस ऑर्डर से विरोध कम होने की बजाय ज़्यादा बढ़ गए और फिर जब कंडीशन गवर्नमेंट के हाथ से निकल गई तब उन्होंने कम्युनिस्ट के माई बाप सोवियत यूनियन से हेल्प मांगी। तब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में अपने एडवाइजर्स को भेजा और उनके साथ कुछ इक्विपमेंट्स भी भेजे, जैसे गन्स, ट्रक्स एंड और भी कई ज़रूरत की चीज़ें, ताकि ये नई कम्युनिस्ट गवर्नमेंट स्टेबल हो सके। बट उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी उसमें आपस में ही बहुत टकराव स्टार्ट हो गए थे एंड फाइनली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में आपस में ही एक तख्ता पलट हो गया और अब पावर हाफिज उल्लाह अमीन के हाथ में आ गई। जैसे ही ये बात यूएसएसआर को पता लगी तो उसने बिना कुछ सोचे अफगानिस्तान को इन्वेड कर दिया। यूएसएसआर के पास अफगानिस्तान को इन्वेड करने के बहुत ज़्यादा रीज़न थे। 1970s में ईरान एंड और भी कई मुस्लिम कंट्रीज़ में इस्लामिस्ट रेवोल्यूशन आ रहा था और अगर ये रेवोल्यूशन अफगानिस्तान से होते हुए तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान तक पहुंच जाता तो यूएसएसआर को बहुत बड़ी सरदर्दी हो जाती, क्योंकि यूएसएसआर एक एथिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो करती थी और ताकि ये इस्लामिस्ट रेवोल्यूशन ईरान में रुक जाए इसलिए यूएसएसआर ने अफगानिस्तान को इन्वेड करा। हालांकि ये रीज़न यूएसएसआर ने ऑफिशियली नहीं बोला था, बट ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना था। दूसरा रीज़न जो आई थिंक सबसे वैलिड रीज़न है वो है यूएसएसआर और यूएसए का कोल्ड वॉर। इस युद्ध में दोनों देश बंदूकों से नहीं बल्कि अपनी सुपीरियोरिटी और पूरे वर्ल्ड पर इन्फ्लुएंस के लिए लड़ रहे थे और यूएसएसआर उस टाइम पर बस यूएसए से एक ही चीज़ में पीछे था और वो था इंडियन ओशन में यूएसएसआर की प्रेजेंस। और इसीलिए सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को इन्वेड करा। पूरे अफगानिस्तान में हफड़ा तफड़ी मच गई क्योंकि सोवियत यूनियन अपने 400 टैंक, कई हेलीकॉप्टर और लाखों की सेना लेकर अफगानिस्तान में घुस चुकी थी। यूनाइटेड नेशन और सभी 34 मुस्लिम कंट्रीज ने सोवियत यूनियन को ऐसा करने से रोकने की बहुत कोशिश करी। Massive Soviet military forces have invaded the small, non-aligned, sovereign nation of Afghanistan. बट सोवियत यूनियन तब किसकी सुनने वाला था और क्रिसमस ईव को सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को इन्वेड कर दिया। और देखते ही देखते यूएसएसआर ने अफगानिस्तान के सभी बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया, लेकिन यूएसएसआर रूरल एरियाज तक नहीं पहुंच पा रही थी बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान जियोग्राफी। अब अफगानिस्तान के लोगों को अपने धर्म के लिए एक खतरा महसूस होने लग गया था क्योंकि यूएसएसआर एक एथिस्ट आइडियोलॉजी वाली पावर थी और तब उन्होंने अपने धर्म को बचाने के लिए अफगानिस्तान में एक होली वॉर स्टार्ट करा जिसे उन्होंने जिहाद का नाम दिया और जो इस धार्मिक लड़ाई में शामिल होते थे उन्हें मुजाहिदीन बोला गया।
ये मुजाहिदीन फाइटर्स गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक अपनाते थे जो कि सिर्फ पहाड़ों में ही पॉसिबल है। रात के समय छुपकर हमला करना, एक हाई एल्टीट्यूड ढूंढकर नीचे हमला कर देना, एक तरीके से ये एक छापामार टेक्निक थी और ऐसे ही उन्होंने सोवियत यूनियन पर हमला करा। और इस जिहाद को पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, टर्की, चाइना और यूएसए ने फुल सपोर्ट करा। यूएसए ने पाकिस्तान की मदद लेकर मुजाहिदीन फाइटर्स को ट्रेनिंग और आर्म्स प्रोवाइड करवाए, क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान और यूएसए दोनों बिल्कुल अच्छे एलाइज थे। और अब पाकिस्तान से, सऊदी अरेबिया से एंड और भी कई मुस्लिम नेशन से कई जवान बच्चों ने इस जिहाद को ज्वाइन कर लिया और उनमें से एक था ओसामा बिन लादेन, जो कि सऊदी अरेबिया की एक बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करता था। और ऐसे ही धीरे धीरे बाकी सभी देशों से मुजाहिदीन फाइटर्स आने लग गए और अब अफगानिस्तान में अहमद शाह मसूद, तालिबान, दोस्तुम और अलकायदा जैसी और भी कई गुट बन गए और इन सब गुटों को अमेरिका हथियार से लेकर सारे साजो सामान भेजता था। अमेरिका ये काम ओपनली नहीं करता था। इस काम को पूरा करने में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI अमेरिका की हेल्प करती थी। अमेरिका सारा सामान शिप्स के थ्रू पाकिस्तान के सी पोर्ट्स तक पहुंचाता था और फिर पाकिस्तान उसको ट्रक्स के थ्रू अफगानिस्तान तक सप्लाई कर देता था। और ऐसे करते करते जितने भी मुजाहिदीन ग्रुप्स अफगानिस्तान में थे वो सब बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए, क्योंकि उनको पैसों से लेकर बारूद तक सब अमेरिका से मिल रहा था। अब सोवियत यूनियन और सभी जिहादी ग्रुप्स सेम लेवल पर आ गए थे। USSR के पास सभी शहरों पर तो कब्जा था, लेकिन वो रूरल एरियाज पर कब्जा नहीं कर पा रही थी। और ऐसे ही सभी मुजाहिदीन ग्रुप्स का रूरल एरिया पर कब्जा था, लेकिन वो शहर पर कब्जा नहीं कर पा रहे थे। इसी दौरान 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव USSR का नया जनरल सेक्रेटरी बनता है और वो पावर में आते ही कुछ गेम चेंजिंग रिफॉर्म्स लेकर आता है, जिसमें एक था कि अब USSR बाहर के किसी भी देश में अपने सोल्जर्स को नहीं भेजेगा और जो भी सोल्जर्स बाहर अभी भी युद्ध लड़ रहे हैं उन्हें वापस बुलाएगा, क्योंकि अब तक एक्सपेंशन के चक्कर में USSR बहुत ज़्यादा नुकसान झेल चुका था। एंड फाइनली 1986 में USSR ने अपने सभी सोल्जर्स को वापस बुलाना स्टार्ट कर दिया और USSR ने अफगानिस्तान में एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बना दी, जिसका हेड उन्होंने मोहम्मद नजीबुल्लाह बना दिया। और 1989 तक सभी USSR के सोल्जर्स ने अफगानिस्तान छोड़ दिया। यहाँ मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि अफगानिस्तान के लोगों की एक आदत रही है, जब कोई बाहरी ताकत उनसे लड़ती है तो वो सब बिल्कुल एकजुट होकर लड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहरी शक्ति देश छोड़ देती है तो वो लोग आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। और ऐसा ही तब हुआ जब USSR ने कम्प्लीटली अफगानिस्तान को खाली कर दिया। अब अफगानिस्तान में एक सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। जितने भी सभी मुजाहिदीन ग्रुप्स थे वो आपस में लड़ने लग गए एंड 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया और 15 अलग देशों में टूट गया। Mikhail Gorbachev inherited an empire maintained by the iron fist of central control. He's leaving behind 15 independent states which share only a disastrous economy. सोवियत यूनियन के कोलैप्स के ठीक एक साल बाद नजीबुल्लाह सरकार कोलैप्स कर गई, क्योंकि उसकी सारी ताकत USSR थी और जब USSR ही नहीं रही तो फिर कैसे ही सरकार चल सकती थी। और अब जितने भी मुजाहिदीन ग्रुप्स थे वो आपस में और ज्यादा लड़ने लग गए, क्योंकि जो अफगानिस्तान की गद्दी थी वो खाली थी, जिस पर वो सब बैठना चाहते थे। और फाइनली ये सिविल वॉर 1996 में खत्म हुआ। खत्म होने के बाद अफगानिस्तान का मैप कुछ ऐसा दिखता था। लगभग 80% लैंड पर तालिबान का कब्जा था और ऊपर दो ग्रुप्स मसूद और दोस्तुम ने मिलकर नॉर्दर्न अलायंस बना ली थी। लेकिन धीरे धीरे तालिबान ने दोस्तुम टेरिटरी को भी अपने कब्जे में ले लिया और तालिबान ने लगभग 5 साल तक इन सभी एरियाज पर राज करा। ऐसा माना जाता है कि तालिबान की शुरुआत पाकिस्तान के किसी रिफ्यूजी कैंप में हुई थी, बट कुछ लोगों का कहना है कि इसकी शुरुआत कांधार में हुई थी, जो अफगानिस्तान के साउथ की ही एक स्टेट है। एंड अगर हम तालिबान वर्ड की बात करें तो तालिब का मतलब होता है स्टूडेंट या फिर फॉलोअर। जो इस्लामिक मूवमेंट के फॉलोअर्स हैं उन्हें तालिब बोला जाता है और उन फॉलोअर्स की सेना को तालिबान। अगर हम तालिबान के रूल की बात करें तो तालिबान का जो मेन लीडर था उसका नाम था मुल्ला ओमार और तालिबान को जो बैक सपोर्ट था वो पाकिस्तान की मिलिट्री से मिलता था।
तालिबान के रूल का सबसे भयानक पार्ट था स्ट्रिक्ट शरिया कानून। तालिबान ने शरिया कानून में लिखी एक एक बात मानी। अगर कोई चोरी करता तो उसके हाथ काट दिए जाते थे। हर आदमी को दाढ़ी रखना कंपलसरी था। औरतें घर से बाहर अकेले नहीं जा सकती थी। अगर उन्हें घर से बाहर जाना भी होता था तो या तो वो अपने पति या फिर पिता या फिर अपने भाई के साथ ही जा सकती थी। सभी औरतों को बुर्का पहनना कंपलसरी था। लड़कियों का स्कूल कॉलेज जाना अलाउड नहीं था। और ऐसे ही ना जाने कितने और ह्यूमन राइट्स अब्यूज तालिबान ने करे। इसी बीच तालिबान ने एक इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अपने टेरिटरी पर पनाह दी, जिसका नाम था अल-कायदा। अल-कायदा ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया भर में टेररिज्म फैलाना चाहती थी और इस ग्रुप के 2 लीडर्स थे, ओसामा बिन लादेन और अयमन अल-जवाहिरी। और 1996 से लेकर 2001 तक तालिबान ने अफगानिस्तान को ऐसे ही रूल करा और साथ में अल-कायदा के ट्रेनिंग कैंप्स की भी फंडिंग करी। लेकिन फिर इतिहास का सबसे भयानक दिन आया, 11 सितंबर 2001। I did. What are those people going to do? All the elevators are blocked out. Oh my God! So both towers are now. Okay, I got an aircraft 6 miles east of the White House. अल-कायदा ने अमेरिका पर मल्टीपल टेररिस्ट अटैक करे और लगभग 3000 लोगों ने इस टेररिस्ट अटैक में अपनी जान गंवा दी। अटैक के कुछ ही घंटों बाद अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी को पता लग गया कि ये अटैक अल-कायदा ने करवाया है और इस टेररिस्ट अटैक का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन है। और तब अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने वॉर ऑन टेरर की घोषणा की और एक बहुत ही फेमस स्पीच पूरी दुनिया को दी। Either you are with us or you are with the terrorists. या तो आप हमारे साथ हो या फिर आप हमारे खिलाफ हो। इन शब्दों से जॉर्ज बुश ने साफ साफ तालिबान को बोला कि ओसामा बिन लादेन हमारे हवाले कर दो, लेकिन तालिबान ने इससे इनकार कर दिया और तब अगले ही दिन अमेरिका ने अफगानिस्तान को इन्वेड कर दिया। On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. और अमेरिका के इन्वेड करते ही सभी तालिबानी जाकर पहाड़ों में छुप गए। अमेरिका ने तालिबान को 2 साल में पूरे अफगानिस्तान से हटा दिया, लेकिन अभी भी अमेरिका को ओसामा बिन लादेन नहीं मिल रहा था और इसलिए उन्होंने अपनी खोज जारी रखी। तालिबान छोटे बड़े अटैक करते रहते थे, बट धीरे धीरे वो भी खत्म होने लग गए। लेकिन अभी कुछ ज़्यादा बदला नहीं था। अभी भी अफगानिस्तान को हरदम एक सिक्योरिटी थ्रेट रहता था और इसीलिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने आईएसएफ का गठन करा, इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स। आईएसएफ का काम अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी लाने का था, जिसमें वो कुछ हद तक कामयाब भी हुए। आईएसएफ के अंदर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम एंड और भी कई अन्य देश की फोर्सेस थी और इसी के चलते आईएसएफ ने हामिद करजाई को इंटरिम गवर्नमेंट का हेड बना दिया और उन्होंने एक राष्ट्रपति की ही तरह 2001 से 2014 तक अफगानिस्तान को गवर्न करा। एंड फाइनली 2011 में अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने ओसामा बिन लादेन को ढूंढ लिया। वो अफगानिस्तान में ना होकर CIA को पाकिस्तान में मिला और फिर CIA ने ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर स्टार्ट करा और ओसामा को उसके घर के अंदर घुसकर मार दिया। कुछ महीनों तक पूरे रीजन में शांति पड़ गई, बट ये शांति ज्यादा दिन तक रही नहीं, क्योंकि 2014 में आईएसएफ ने सारी जिम्मेवारी अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को सौंप दी और यूएस के 10,000 सैनिकों को अफगानिस्तान में हेल्प करने के लिए पोस्ट कर दिया। बट आईएसएफ के जाते ही तालिबान ने दोबारा बहुत जल्दी एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने दोबारा गोरिल्ला वॉरफेयर या फिर छापा मार लड़ाई करनी स्टार्ट कर दी। अब तालिबान घाट लगाकर पहाड़ों में बैठ जाते थे और छुपकर अमेरिकन सोल्जर के कॉन्वॉय पर हमला करते थे, ठीक वैसे ही जैसे वो सोवियत यूनियन के सोल्जर्स पर हमला करते थे। लगभग 6000 यूएस सोल्जर ने इस लड़ाई में अपनी जान कुर्बान कर दी और इस लड़ाई में यूएस के $3 ट्रिलियन से भी ज़्यादा पैसे लग गए। एंड इसी को देखते हुए अब यूएस ने अपने सभी सोल्जर्स को वापस बुला लिया है और दुनिया की सबसे ताकतवर कंट्री होने के बावजूद भी यूएस से ये युद्ध हार गया। सो गाइस, ये थी मेरी रिसर्च अफगानिस्तान को लेकर। कुछ और भी फैक्टर्स है जो तालिबान को लेकर है, बट ये एक पूरी हिस्ट्री थी जिससे कि आप समझ सको कि अभी अफगानिस्तान में कंडीशन क्या है। अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो पूरी दुनिया को साथ मिलकर अफगानिस्तान की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ अफगानिस्तान ही अफेक्ट नहीं होगा,
इससे आसपास के देश जैसे इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इन सबको भी ये तालिबान अफेक्ट कर सकता है। एंड गाइस, मैं आपके ओपिनियन जानना चाहूँगा अफगानिस्तान को लेकर, जो कि आप कमेंट में लिख सकते हो। अगर आप अलकायदा या फिर 9/11 की एक ब्रीफ वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।